दयाराम यादव अपने परिवार के साथ रहता था। उसका दूध घी का अच्छा कारोबार था। उसके परिवार में पत्नी मालती के अलावा 2 बेटियां थी। दयाराम अपने नजदीक के गांव से दूध खरीदता, उसे घी और खोया तैयार करके उसे खाका, धाता, फतेहपुर आदि के थोक बाजारों में बेच देता था। इस काम में दयाराम की बेटियां और पत्नी भी उसकी मदद करती थी। वक्त की बयार चलती रही। रेखा और सुलेखा का बचपन किशोरावस्था के सांचे में ढला और निखरता हुआ जवानी में तब्दील हो गया। बेटियां जवान हुई तो पिता को उनकी शादी की चिंता सताने लगी। दयाराम को अपनी बड़ी बेटी रेखा के लिए लड़के की तलाश में अधिक भागदौड़ नहीं करनी पड़ी। दयाराम ने अपने ही जिले के बिंदगी कस्बे के एक संपन्न खोया व्यापारी घनश्याम के बेटे राम बाबू से रेखा का विवाह करके मुक्ति पाली। लेकिन दूसरी बेटी सुलेखा बहुत खूबसूरत थी, इसलिए उसके योग्य लड़का तलाशने में काफी भागदौड़ करनी पड़ी। ऐसे लड़के की तलाश में उन्हें समय तो जरूर ज्यादा लगा, लेकिन उनके मन मुताबिक एक लड़का फतेहपुर जिले के गांव में मिल गया। लड़का था राम सिंह यादव का बेटा दिनेश यादव। दिनेश अपने 3 भाइयों में सबसे बड़ा था। उम्र में वो सुलेखा से बड़ा जरूर था, लेकिन संपन्न था। दिनेश कम उम्र से ही पिता के साथ खेती बाड़ी का काम करने लगा था। इसी वजह से वह अधिक पढ़ लिख नहीं पाया था। लड़का पसंद आया तो बातचीत आगे बढ़ी। आखिर सुलेखा की शादी दिनेश से हो गई। ससुराल में जिसने भी सुलेखा को देखा, सभी ने उसके रूप सौंदर्य की प्रशंसा की। दिनेश भी सुलेखा को पाकर खुश था। समय अपनी गति से गुजरता रहा। धीरे धीरे दोनों की शादी को 8 साल बीत गए। शादी के इतने साल बीत जाने के बाद भी सुलेखा की गोद नहीं भरी थी। दिनेश ने सुलेखा का कई डॉक्टरों से इलाज कराया। झाड़ फूक के लिए तांत्रिकों ओझाओं के पास गया, लेकिन उसकी कोख में कोई फूल नहीं खिला। इसके बाद घर और बाहर वाले उसे हे दृष्टि से देखने लगे। जिस सुलेखा को ससुराल वालों ने विवाह के बाद सिर आंखों पर बिठा लिया था, वही अब उसे देखकर नजरें फेरने लगे थे। घर परिवार के लोगों का तो उसके प्रति व्यवहार बदला ही, पड़ोसी और मोहल्ले वाले भी उसके नाम पर तरह तरह की बातें करने लगे थे। कोई उसे बांझ तो कोई उसे निपुती कहता था। जहाँ 2-4 औरतें इकट्ठी होती, वहाँ इस तरह की बातें कुछ ज्यादा ही होती थी। एक रोज सुलेखा की उम्रदराज पड़ोसन उसके पास आई और उसने गर्भवती होने के तमाम उपाय सुझा दिए। इस पर सुलेखा बोली, काकी सारे जतन कर लिए है हमने, अब तो लगता है कि भगवान के घर हमारी सुनवाई नहीं होगी। कहते हुए सुलेखा ने लंबी सांस भरकर छोड़ी। सुलेखा के चेहरे पर निराशा की परत चढ़ी देखकर उसकी पड़ोसन उसकी कलाई पकड़कर एक ओर ले गई। उसने शरारत से सुलेखा के कान में फुसफुसाकर कहा, ऐसा तो नहीं कि दिनेश में ही कोई कमी हो, कमी उसमें होगी पर भुगतना तुझे पड़ेगा। इससे अच्छा तो यह है कि किसी दूसरे आदमी से बीज दान करा ले। कैसी बात करती हो काकी? सुलेखा ने शर्म से अपना सिर झुका लिया। मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? सुलेखा की पड़ोसन ने यह बात भले ही मजाक में कही थी, मगर इससे सुलेखा के दिलो दिमाग में हलचल मचानी शुरू कर दी। जब भी वो अकेली होती, उसके मन में यही कसमकस रहती कि लोगों के तानों से बचने के लिए क्या उसे किसी पर पुरुष की मदद लेनी चाहिए। इसी बीच अचानक दिनेश के पिता राम सिंह की तबीयत खराब हो गई और उन्होंने चारपाई पकड़ ली। उनकी बीमारी की खबर पाकर दिनेश की बुआ का लड़का अनिल उन्हें देखने आया। 30 वर्षीय अनिल कानपुर के मछरिया मोहल्ले में रहता था। वह हष्टपुष्ट और स्मार्ट था। कपड़े का व्यवसाय करने वाला अनिल सज धज कर रहता था। अनिल हाल चाल जानने तो राम सिंह का आया था, लेकिन उसकी नजर पड़ गई भाभी सुलेखा पर, जो उस वक्त किसी गहरी सोच में डूबी थी। अनिल ने भले ही कई बार सुलेखा को देखा था, लेकिन उस रोज उसे सादे लिबास में देखा तो उसके दिल को भा गई। उसने सुलेखा का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने की गरज से कहा, भाभी मुझे नहीं मालूम था कि मामा की तबीयत इतनी ज्यादा खराब है। इनका बदन तो सूख कर कांटा हो गया है। तुम्हारे भैया ने दवा दारू में कोई कसर नहीं छोड़ी है, फिर भी पता नहीं क्यों दिन ब दिन कमजोर होते जा रहे हैं। नजरें उठाकर सुलेखा ने निराश भाव से कहा, नानी जी का ध्यान रखिएगा भाभी, अगर मेरे लायक कोई काम हो तो जरूर बताना। अनिल ने चाहत भरी आंखें सुलेखा की आंखों में डाल दी। सुलेखा सिहर सी गई। अनिल काफी देर वहां बैठा रहा। इस दौरान सुलेखा की चोर निगाहें अनिल के मजबूत बदन पर पड़ी तो उसे पड़ोसन वाली सलाह याद आ गई। सुलेखा ने अपने पति से सुन रखा था कि अनिल की पत्नी आंशिक रोगी थी, जिसे उसने छोड़ रखा था। अनिल में सुलेखा की दिलचस्पी जागी तो पूछ बैठी, तुम्हारी घरवाली के अब क्या हाल है? पत्नी का नाम सुनते ही अनिल का चेहरा उतर गया। उसने नाक मुंह सिकोड़ते हुए कहा, भाभी वो मेरी जिंदगी की नासूर थी, अब जैसी भी होगी अपने मायके में होगी, और वैसे भी हर किसी के भाग्य में आप जैसी सुंदर और सुशील बीवी तो नहीं होती। कहकर उसने एक बार फिर सुलेखा को भरपूर नजरों से देखा। सुलेखा को उसकी नजरों में चाहत दिखी। उस रोज के बाद अनिल मामा का हाल जानने के बहाने अक्सर दिनेश के घर आने लगा। जब भी वो आता काफी देर तक सुलेखा के पास बैठकर इधर उधर की बातें करता। उसकी रसीली बातें सुलेखा के दिलो दिमाग पर हलचल मचा देती। इस बीच सुलेखा के पति दिनेश के स्वभाव में एक विचित्र सा परिवर्तन आ गया था। संतान सुख से वंचित होने की मानसिकता ने उसके मन में निराशा भर दी थी, जिसके चलते उसने शराब
शराब पीनी शुरू कर दी थी। सुलेखा में भी उसकी रुचि कम हो गई थी। इससे सुलेखा के स्वभाव पर भी फर्क पड़ा था। बिस्तर की तन्हाई उसे जलाने लगी थी, जिससे वो चिड़चिड़ी सी हो गई थी। हालात धीरे धीरे सुलेखा को पतित करने की भूमिका बनाने लगे थे। एक तरफ संतान की चाह से वंचित और पति की उपेक्षा, जब दूसरी तरफ परपुरुष का आकर्षण। एक रोज सुलेखा घर का कामकाज निपटाकर आराम करने जा रही थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। सुलेखा ने दरवाजा खोला तो सामने अनिल खड़ा था। उसे देखकर वो खुश होते हुए बोली, अरे अनिल, तुम अंदर आओ। सुलेखा ने दरवाजा अंदर से बंद किया, फिर मनी मन खुश होकर कमरे में आ गई। तभी अनिल ने उसकी कलाई थाम ली और आंखों में अथाह चाह तथा उन्माद भरकर बोला, भाभी, तुम भी अधूरी, मैं भी अधूरा। आज इस अधूरेपन को पूरा करने का मौका है। सुलेखा ने न अपना हाथ छुड़ाया और न कोई विरोध किया, बल्कि अनिल के स्पर्श से उसके बदन पर चींटियां सी रेंगने लगी थी। अनिल को अब सब्र कहाँ था। बेसब्री के आलम में उसने सुलेखा का चेहरा अपनी दोनों हथेलियों में भरा और उसका निचला होठ अपने होठों में भरकर चूसने लगा। बहुत दिनों से प्यासे लगते हुए सुलेखा ने उसकी गर्दन में अपनी बाहें फंसाते हुए कहा, हाँ भाभी, कहकर अनिल उसके नाजुक अंगों को सहलाने लगा। आज मेरी प्यास बुझा दो। इसके बाद दोनों ने अपनी हसरतें पूरी कर ली। एक बार अवैध संबंधों का यह सिलसिला शुरू हुआ तो फिर अक्सर चलने लगा। हालांकि दोनों ने इस अवैध रिश्ते को छिपाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन कहावत है कि पाप चाहे कितना भी छिपकर किया जाए, उजागर हो ही जाता है। ऐसा ही अनिल और सुलेखा के साथ भी हुआ। एक दिन दिनेश इंजन के लिए डीजल खरीदने फतेहपुर के लिए निकला। उसके निकलते ही अनिल आ गया। आते ही अनिल ने सुलेखा को बाहों में भर लिया। सुलेखा ने किसी तरह अनिल की बाहों से मुक्ति पाई, फिर बोली, सब्र किया करो अनिल, आते ही भूखे भेड़िए की तरह टूट पड़ते हो। आज हमारे पास पूरा दिन है। तुम्हारे भैया डीजल खरीदने गए हैं, वहाँ से देर शाम तक ही लौटेंगे। सुलेखा की बात सुनकर अनिल खुश होकर बोला, ठीक है, फिर तो पूरा दिन मस्ती करेंगे। कहकर अनिल कमरे में बैठकर कोई किताब पढ़ने लगा और सुलेखा सजने संवरने लगी। कुछ देर बाद सुलेखा सज धज कर कमरे में आई तो अनिल उसे देखता ही रह गया। वह बेहद खूबसूरत लग रही थी। अनिल ने उसकी सुंदरता की जमकर तारीफ की तो वह मनी मन खुश हुई और अनिल के साथ मस्ती में डूब गई। दोनों का खेल चल ही रहा था कि दरवाजे पर दस्तक हुई। दस्तक से अनिल और सुलेखा घबरा गए। उन्होंने सोचा कहीं दिनेश तो वापस नहीं आ गया। सुलेखा सोच ही रही थी कि बाहर से आवाज आई, दरवाजा खोल सुलेखा, क्या घोड़े बेचकर सो रही है। दरअसल दिनेश पैसे घर में ही भूल गया था, इसलिए उसे बीच रास्ते से लौटना पड़ा था। सुलेखा ने पति की आवाज सुनी तो वह घबरा गई। वह गुठी सी आवाज में बोली, आ रही हूँ। उसने जैसे तैसे कपड़े लपेटे और दरवाजा खोला। देर से दरवाजा खोलने और सुलेखा की घबराहट व तिरछे व छितरे बालों से दिनेश समझ गया कि दाल में कुछ काला जरूर है। दिनेश अंदर आया तो कमरे में अनिल बैठा था। बेड की अस्त व्यस्त चादर और टूटी चूड़ियां काफी कुछ बयां कर रही थी। इसके बाद तो दिनेश का गुस्सा 7वें आसमान पर जा पहुंचा। उसने अनिल व सुलेखा की पिटाई कर दी। अपराध बोध के कारण दोनों ने पिटाई का विरोध नहीं किया। कुछ देर बाद जब दिनेश का गुस्सा शांत हुआ तो उसने अनिल व सुलेखा को ऊंच नीच का वास्ता देकर समझाया भी। समझाने पर दोनों ने दिनेश से माफी मांग ली और आइंदा गलती न दोहराने का वादा किया। उन्होंने वादा तो कर लिया था, लेकिन वह ज्यादा समय तक अपने वादे पर कायम नहीं रह सके। रंगे हाथ पकड़े जाने के बाद कुछ दिन तक तो दोनों एक दूसरे से दूरी बनाए रहे, किंतु बाद में उन्होंने फिर से पहले की तरह मिलना जुलना शुरू कर दिया, लेकिन अब बेहद सतर्कता बरतने लगे थे। सुलेखा को जब भी मौका मिलता वह अनिल को फोन करके घर बुला लेती थी। इसी दौरान एक घटना और घट गई। दिनेश को बैंक से नोटिस मिला कि वह कर्ज की किस्तें चुकाए, अन्यथा उसकी आरसी कट जाएगी। इसके लिए उसे जेल भी जाना पड़ सकता है। बैंक नोटिस मिलने से दिनेश घबरा गया। फसल खराब हो जाने से वह कर्ज नहीं चुका पा रहा था। फलस्वरूप दिन ब दिन उस पर कर्ज बढ़ता जा रहा था। सुलेखा भी परेशान हो उठी। उसने इस बाबत अपने प्रेमी अनिल से बात की तो वह उसकी मदद के लिए तैयार हो गया, पर वह चाहती थी कि पैसे लेने की बात दिनेश अनिल से करे। एक दिन दिनेश कर्ज को लेकर ज्यादा परेशान दिखा तो सुलेखा ने पति को सुझाव दिया कि वह अनिल से पैसे उधार लेकर बैंक की किस्तें चुका दे। फसल कटने पर अनिल को पैसा चुका देंगे। पत्नी का यह सुझाव दिनेश को पसंद आया। उसने सुलेखा की मार्फत अनिल को घर बुलाया। दिनेश ने बैंक के कर्ज वाली परेशानी बताकर अनिल से पैसे उधार मांगे। अनिल ने पहले तो कुछ नखरे दिखाए, फिर पैसा देने को राजी हो गया। दिनेश ने अनिल से पैसे लेकर बैंक का कर्ज चुका दिया और राहत की सांस ली। इसके बाद अनिल का सुलेखा के घर बेरोक टोक आना जाना होने लगा। अब वह वहाँ रात को भी ठहरने लगा। अनिल ने दिनेश को पीने की लत भी डाल दी थी। दिनेश अब अनिल के एहसानों तले इतना दब गया था कि वह उसके रात में ठहरने के लिए भी मना नहीं कर सकता था। अनिल की महफिल सप्ताह में 2-3 दिन दिनेश के यहाँ जमने लगी थी। दिनेश को मुफ्त में शराब व गोश्त की दावत मिलने लगी तो वह भी खुश रहने लगा। अनिल शराब पीने के दौरान दिनेश को ज्यादा नशे में कर देता, जिसकी वजह से कभी कभी तो वह खाना खाए बिना ही चारपाई पर लुढ़क जाता और खर्राटे भरने लगता।
इसके बाद अनिल व सुलेखा रात भर मस्ती करते। अनिल का दिनेश के घर आना और रात में रुकना पास पड़ोस के लोगों को फलने लगा तो वे कानाफूसी करने लगे। एक रोज पड़ोस में रहने वाले बुजुर्ग रामदत्त ने उसे टोका, दिनेश तुम रात दिन नशे में डूबे रहते हो, घर में तुम्हारी लुगाई क्या गुल खिलाती है तुम्हें पता भी नहीं है, बेटा जानबूझकर अनजान मत बनो। अनिल का तुम्हारे घर आना जाना और रात में रुकना ठीक नहीं है, उन दोनों पर नजर रखो, तुम्हें खुद ही सब पता चल जाएगा। दिनेश शराबी जरूर था लेकिन मूर्ख नहीं था। रामदत्त चाचा की बात उसके कलेजे को चीरते हुए निकल गई। अब वह दोनों पर नजरें रखने लगा। एक रोज अनिल दिनेश के घर आया तो उसने शराब पीने से इनकार कर दिया। वो अपने साथ पीने पिलाने का सामान लाया था। उसने पीने के लिए दिनेश को बुलाया तो उसने बताया कि वह पहले से ही नशे में है, एक दोस्त के साथ खा पी कर आ रहा है। इसके बाद दिनेश सोने का बहाना बनाकर चारपाई पर लेट गया। कुछ देर बाद दिनेश खर्राटे भरने का नाटक करने लगा तो अनिल व सुलेखा हर बार की तरह निश्चिंत हो गए। फिर दोनों वासना का खेल खेलने लगे। आधी रात को दिनेश की आंखें खुली तो देखा कि सुलेखा कमरे में नहीं है। वो दबे पांव कमरे के बाहर आंगन में पहुंच गया। आंगन में आते ही दिनेश के कदम ठिठक गए। आंगन से सटे कमरे से फुसफुसाहट और चूड़ियों की खनक की आवाज आ रही थी। दिनेश सधे कदमों से कमरे के पास पहुंच गया। दरवाजा उठका हुआ था। उसने ढकेला तो खुल गया। कमरे में अनिल और सुलेखा निवस्त्र थे। सुलेखा को अनिल के साथ रंगलियां मनाते देख दिनेश की मर्दानी जाग उठी। उसने दोनों को जलील किया, फिर सुलेखा की जमकर पिटाई की। दिनेश कुल्हाड़ी लेकर अनिल की तरफ बढ़ा तो वह जान बचाकर भाग गया। अब दिनेश की समझ में आ गया था कि अनिल उस पर क्यों मेहरबान था, क्यों उसे कर्ज दिया और क्यों उसे शराब और गोश्त की दावत देता था। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम ऐसी मजेदार कहानियां आपके लिए लाते रहेंगे।